हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कुछ हार्मोन स्रावित करती है और उन हार्मोनों से होता क्या है, उन हार्मोनों की मदद से हमारे शरीर का क्या करा जाता है, नियंत्रण करा जाता है। तो देखिए हम इन सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखते हैं। तो आपने सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा था। हाइपोथैलेमस अगर आपने मस्तिष्क में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। हाइपोथैलेमस किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो वहाँ पर पढ़ा है कि हमने हाइपोथैलेमस से दो ग्रंथियाँ जुड़ी हुई होती है, एक पीयूष ग्रंथि और एक पीनियल ग्रंथि। फिर हम थोड़े से गले वाले भाग पर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर दो ग्रंथियाँ मिलती है, एक थायराइड ग्रंथि और एक पैराथायराइड ग्रंथि। अगर आप इस थायराइड ग्रंथि के चारों ओर देखोगे तो आपको बिंदु जैसी संरचनाएं दिखाई में दे रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको चार बिंदु जैसी संरचनाएं दिखाई में दे रही हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्रंथि। संख्या में भी ये चार ही होती है। और ये क्या है, बीच में थायराइड ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं कि एच आकार की है, बटरफ्लाई जैसी है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आती है थाइमस ग्रंथि, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि, उसके बाद किडनी जिसके ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, और फिर आती है जनन ग्रंथि। तो हम एक एक करके इन ग्रंथियों को समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि को समझते हैं। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? देखिए अग्नाशय ग्रंथि को अगर आप देखोगे तो अग्नाशय ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। अब अग्नाशय ग्रंथि में दो काम हो रहे हैं, एक तो ये तीन एंजाइम स्रावित कर रही है, दूसरा ये तीन हार्मोन स्रावित कर रही है। एंजाइम आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, जैसे यहाँ पर तीन एंजाइम स्रावित करती है, एक एमाइलेज, एक लाइपेज और एक ट्रिप्सिन। एमाइलेज आप जानते ही हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, लाइपेज वसा का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का। एमाइलेज जो होता है वो लार में पाया जाता है, मुख में लाला ग्रंथि स्रावित करती है। लाइपेज जो एंजाइम वो आपको आमाशय में मिल जाएगा, जो वसा का पाचन कर रहा है। ट्रिप्सिन आपको छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत में मिल जाता है। तो ये किसका काम है? अग्नाशय ग्रंथि का काम है, जो ये क्या करती है, तीन एंजाइम स्रावित करती है। उसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पर तो तीन हार्मोन है, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमाटोसाइटिसिन। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर हमारे दो ही हार्मोन होते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन पढ़ने होते हैं। देखिए होता क्या है, हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, जब भी हम कुछ भोजन करते हैं तो उसमें क्या होती है, शर्करा की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? शर्करा की मात्रा होती है। तो देखिए जब तक हमारी कोशिकीय क्रियाएं चल रही है, शर्करा की मात्रा जो है उसका विखंडन होता रहेगा ग्लूकोज का, और हमें क्या मिलती रहेगी? ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में क्या आ गई, अतिरिक्त ग्लूकोज आ गई, हमारे शरीर में क्या आ गई है, अतिरिक्त ग्लूकोज आ गई। तो अतिरिक्त ग्लूकोज के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी? अब इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर क्या आया, आपके शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज आया है। क्या आया है? अतिरिक्त ग्लूकोज आया। तो ये जो अतिरिक्त ग्लूकोज है ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। अतिरिक्त जो ग्लूकोज है किसमें परिवर्तित होता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। अब ये देखो ग्लाइकोजन में परिवर्तित तो हो गया, ग्लाइकोजन परिवर्तित होने के बाद ये भंडार हो जाता है यकृत में। ऐसा नहीं है ये वेस्टेज है, ये क्या हो जाएगा, यकृत में भंडार हो जाएगा। और जब दोबारा हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो ये जो ग्लाइकोजन है, क्या है? ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन दोबारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। ग्लाइकोजन दोबारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए अतिरिक्त ग्लूकोज को जो ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रहा है, ये तो किसका काम हो गया? इंसुलिन का काम हो गया। किसका काम हो गया? इंसुलिन का काम हो गया। लेकिन ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में जो परिवर्तित कर रहा है, ये किसका काम हो गया? ये काम हो गया ग्लूकागोन का काम हो गया। ये किसका काम हो गया? ग्लूकागोन का काम हो गया। तो देखिए कई बार हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मिलता है कि इंसुलिन की जो कमी होती है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन के लिए हम पढ़ते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से अगर हम रोग की बात करें तो हमें कौन सा होता है? डायबिटीज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तभी तो क्या होता है कि इंसुलिन की कमी में मीठा नहीं खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मीठा खाओगे तो किसकी मात्रा बढ़ेगी? ग्लूकोज की। और ग्लूकोज को परिवर्तित कौन करता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कौन करता है? इंसुलिन करता है। जब इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लाइकोजन में कोई परिवर्तित करने वाला नहीं है, और जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाए शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हमें मधुमेह रोग हो जाता है तो हमें मीठा नहीं खाना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी कंप्लीट करा। तो देखिए आगे समझते हैं इसको, आगे क्या है। तो ये आपका क्या था? आपका
ये अग्नाशय ग्रंथि थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि अग्नाशय ग्रंथि में 3 एंजाइम स्रावित करती है और 3 हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे क्या है। तो नीचे एक नोट डाल के एक पॉइंट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्लूकोज बढ़ने की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि हमें कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। तो देखिए थायराइड ग्रंथि को हम देखते हैं यहाँ पर। थायराइड ग्रंथि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो थायराइड ग्रंथि क्या है, एच आकार के, हम बोलते हैं कि तितली के आकार की होती है, बटरफ्लाई भी हम इसको बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, देखिए ये हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखती है। दूसरा, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। पहला क्या है, तापमान को बनाए रखेगी। दूसरा, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगी। तीसरा, शरीर के वजन को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। शरीर के वजन को नियंत्रित कर रही है, ये आपने पढ़ा होगा कि थायराइड ग्रंथि की वजह से शरीर का वजन कम होता है और बढ़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि थायराइड हो गया, तो थायराइड अगर बढ़ गया तो मोटे हो जाते, थायराइड अगर कम हो गया तो पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थायरॉक्स। और अच्छा आगे देखते हैं, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित कर रही है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन अगर बढ़ गया तो क्या हो गया, देखो अधिकतर ये लड़कियों में होता है, तो क्या होता है, वजन का बढ़ जाना। अच्छा दूसरा अगर हम बात देखें तो इसमें एक रोग भी होता है जो भी आपने पहले पढ़ रखा होगा कि घेंगा रोग होता है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसमें जो था, अब घेंगा रोग में होता है कि ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि क्या करती है, फूल जाती है। तो ये इसका प्रक्रिया थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है पैराथायराइड। पैराथायराइड मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रंथियाँ हैं 4, ये क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि है। पैराथायराइड कर क्या रही है, यहाँ पर देखिएगा, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। यहाँ पर पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारे शरीर में अतिरिक्त कैल्शियम है उसको किस में भेज देता है, रक्त में भेज देता है। अतिरिक्त कैल्शियम को किस में भेज देता है, रक्त में भेज देता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर एड्रीनल ग्रंथि को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एड्रीनल ग्रंथि क्या है, एड्रीनल ग्रंथि सबसे पहली बात तो स्थित कहाँ पर है, किडनी के ऊपर 2 छोटी छोटी एड्रीनल ग्रंथि है। अब आपको अगर याद हो तो एड्रीनल ग्रंथि 3F हार्मोन भी कहते हैं, और इस पर हमारे क्वेश्चंस भी है। क्वेश्चंस कैसे हैं कि अगर हमारे शरीर में लड़ाई वगैरह हो जाती है, किस प्रकार कार्य करती है एड्रीनल ग्रंथि। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि एड्रीनल ग्रंथि कार्य कैसे करती है। देखो होता क्या है, जब अगर मान लो फाइट वगैरह हो गई, जैसे हम इसको 3F हार्मोन बोल रहे, तो कौन कौन सी बोल रहे, 3F हार्मोन में 3F हार्मोन बोल कैसे रहे हम इसको, देखिए फियर, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट यानी भाग जाना, फाइट यानी लड़ना, और फियर यानी डर। इस तरह से हम इसको 3F हार्मोन बोलते हैं। तो देखो होता क्या है, इन स्थितियों में क्या होता है, हमारे मस्तिष्क बहुत तेज गति से कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है, तेज गति से कार्य करता है। अब तेज गति से कार्य करने के लिए इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, रक्त से मिलेगी। तो अगर रक्त का प्रवाह बढ़ा दिया जाए मस्तिष्क में तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज़्यादा मिल जाएगी। अगर रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में बढ़ा दिया जाए तो क्या ज़्यादा मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। तो होता क्या है, हमारे अंगों से, जैसे त्वचा हुई, इस अंग से क्या होता है कि जो प्रवाह किसकी ओर होने लग जाता है, मस्तिष्क की ओर होने लग जाता है। जैसे मस्तिष्क को क्या मिल जाती है, ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी कवर हो गया हमारा। आगे देखते हैं हमारे और भी थोड़ी ग्रंथियाँ थी, जैसे हमारे पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इनको भी समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्रंथि अपने अभी अब देखिए कहाँ मिलती है, मस्तिष्क में मिलती है। तो ये क्या है, एक तो सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है। दूसरा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है तथा मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, और ये निद्रा की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ये हार्मोन जरूर थोड़ा ध्यान रखो, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। अगला होता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि क्या करती है, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है। अगली है पीयूष ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं कि सारी जो ग्रंथियाँ हमारे शरीर में, हमने जितनी भी ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं उन सब ग्रंथियों की को कौन नियंत्रित कर रही है, पीयूष ग्रंथि कर रही है। इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है कि वो जो ग्रंथियाँ हैं वो सब हार्मोन स्रावित कर रही है, तो वो कौन करवा रही है, पीयूष ग्रंथि करवा रही है। उसके अलावा शरीर के विकास के लिए भी कौन जिम्मेदार है, पीयूष ग्रंथि जिम्मेदार है। जो लास्ट है हमारी वो कौन सी है, जनन ग्रंथि। अब जनन ग्रंथि की अगर बात करें तो नर में आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। मादा की अगर बात करें तो मादा में हमें 5 हार्मोन पढ़ते हैं। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसके बाद रिलैक्सेशन हार्मोन, और फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो देखिए हम बेसिकली हमारे अगर बात करें तो हमारे 2 ही हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर में और मादा में एस्ट्रोजन। हम फिर भी देखते हैं, देखिए कुछ क्या है,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या होता है, जो नर में युवा अवस्था में जो विकास होता है वो किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। जैसे आवाज़ का भारी हो जाना, हड्डियों का मजबूत होना, बालों का आना। ऐसे ही अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर हम बात करें तो आवाज़ का पतला हो जाना, किसमें, मादा में। तो मादा के गुणों की बात करेंगे, स्तनों का विकास होना, जनन अंगों वालों को जनन अंगों में बाल आ जाना। ऐसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या करता है, मादा में दूध छोड़ने का मदद करता है, बच्चे की समय मांसपेशियों को क्या दे देता है, आराम भी प्रदान करता है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या था, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी, सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथि हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो ये हमारी क्या थी, सारी की सारी क्या थी, अंतःस्रावी ग्रंथि थी, जो आपके पूरे एक वीडियो में कवर हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। धन्यवाद।